fraction. So good morning everyone. Last class we have learned the binomial theorem का basic concept like factorial क्या होता है, what is the meaning of NCR, then based on the NCR हमने वैल्यू भी इवेल्युएट किया था. अगर आप देखो तो वैल्यू हमारा नेचुरल नंबर आ रहा था ना. तो हमेशा याद रखना जब भी आप NCR का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमेशा आपका नेचुरल नंबर आएगा. अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है मीन्स यू आर मेकिंग सम मिस्टेक. क्लियर है. देन हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द NCR हमने देखा था, राइट. लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी था हमारा NCR इज इक्वल टू NC इन माइनस R. मीन्स सिलेक्शन जितना होगा उतना ही हमारा रिजेक्शन होगा. इन माइनस आर क्या है, हमारा रिजेक्शन है. आर क्या था, हम उतना चूज कर रहे थे. इन माइनस आर क्या, उतना हम लीव कर रहे हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है. क्लियर है पॉइंट. आप देखो ये एकदम टोटली प्रैक्टिकल है. हमने जो फ्रूट्स वाला एग्जांपल दिया था ना, फ्रूट्स वाला एग्जांपल आप घर पे सॉल्व कर सकते हो. 5 टाइप का फ्रूट्स ले लो और चेक करो कि 3 फ्रूट्स पिकअप करने का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है या 4 फ्रूट्स पिकअप करने का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जितना आपने छोड़ा है और जितना आपने पिक किया है दोनों का वैल्यू सेम आएगा. ठीक है, क्लियर है. चलो आज फर्दर मूव करते हैं. तो अच्छा आपको ये चीज़ पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये होता है. कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं. अब नहीं, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे आप. अगर हम इसको 2c0 लिख दें तो 2c0 का वैल्यू कितना होगा. 2c0 का वैल्यू कितना बताइए. इंटू a टू द पावर 1 b टू द पावर 1 प्लस 2c2 b टू द पावर 2. यहाँ पर लिख दो एक टर्म और लिख दो b टू द पावर 0 प्लस nc2 और यहाँ पर लिख दो a टू द पावर 0. देखो ये हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं क्योंकि हमको पहले से फॉर्मूला पता है, राइट. और a स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, a स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है 1. a स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम nc0 लिख देंगे 1 के लिए. तो ये 2c0 क्या देगा आपको 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल. तो क्या आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली 2c1 क्या दे देगा आपको, 2c1 क्या देगा 2c1 2 देगा. 2c1 2 देगा. देखो ना यहाँ पर 2c1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 दे दिया. फिर आ जाओ 2c2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल. तो कितना दे देगा 1 दे देगा. तो ये हमारा कोएफिशिएंट लिखने का ये तरीका हुआ. इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा वैल्यू है 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक जाएंगे. r का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक जाएंगे. सिमिलरली अगर आप देखो तो ईच टर्म में हमारा a और b मल्टीप्लाई दोनों किया हुआ है. a का पावर 2 से स्टार्ट करेंगे और रिड्यूस करते जाएंगे a का पावर को, और b का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और इंक्रीज करते जाएंगे अप टू 2 तक. ये 2 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया. 2 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया. क्लियर है. चलो तो अगर मैं a प्लस बी का होल क्यों लिखूं तो क्या जानते हो a प्लस बी का होल क्यों के लिए आप पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना. मतलब a का पावर डिसेंडिंग होना चाहिए और b का पावर असेंडिंग होना चाहिए. तो क्या लिखोगे a का पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. अगर आप इसको बाइनोमियल के फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे इसको 3c0 a टू द पावर 3 b टू द पावर 0 प्लस 3c1 a का पावर 2 b का पावर 1 प्लस 3c2 a का पावर 1 b का पावर 2. आप देख रहे हो a का पावर रिड्यूस हो रहा है सब्सिक्वेंट टर्म में और b का पावर इंक्रीज हो रहा है सब्सिक्वेंट टर्म में.
और लास्ट टर्म क्या लिखोगे 3c3 a का पावर 0 b का पावर 3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन एनीवन? तो अभी फिर आप इसी टर्म में a प्लस बी का पावर 4 बताइए। a प्लस बी का पावर 4 क्या लिखेंगे? तो आप देखो कहां से स्टार्ट करना है हमको, r का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, r का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 4c0 होगा, देखो ना 2c0 पावर जितना n है ना वो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4c0 a टू द पावर 4 b टू द पावर 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेकंड टर्म क्या लिखेंगे 4c1 a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 प्लस 4c3 a का पावर 1 b का पावर 3 प्लस 4c4 a का पावर 0 b का पावर 4। आगे बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 5 हो जाएगा तो हमारा r का वैल्यू बड़ा हो जाएगा और n का वैल्यू छोटा हो जाएगा। और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि r का वैल्यू n के बराबर होना चाहिए, नहीं तो n से छोटा होना चाहिए। अरे दिया था ना ये वाला, r शुड बी ग्रेटर देन n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r और r शुड बी लेस देन इक्वल टू n। तो ये हमारा एक्सपेंशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? चलो तो a प्लस, ये लास्ट हम बता देते हैं, a प्लस बी टू द पावर 5। तो a प्लस बी टू द पावर 5 को क्या लिखेंगे? बोलो 5c0 a टू द पावर 5 b टू द पावर 0 प्लस 5c1 a टू द पावर 4 b टू द पावर 1 प्लस 5c2 a टू द पावर 3 b टू द पावर 2 प्लस 5c चुप क्यों हो गए? बोलो ना, आगे खत्म हो गया यहाँ तक। हाँ 5c4 4 प्लस क्लियर है सबको? अब कुछ वैल्यू भी याद रखेंगे, जैसे देखो यहां पर 3c0 कितना 1, 3c0 कितना और 3c3 कितना, वो भी 1। कैसे? प्रॉपर्टी नंबर 1 से देखो ना, देखो तो 3c0 इज इक्वल टू 3c3 माइनस 3 लिखें, लिख दें या 3 माइनस 0 कर दो, इज इक्वल टू 3c3 हो गया ना ये 3c3। तो 3c3 कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये याद रखना, जब भी आपका 0 पिकअप रहेगा 1 रहेगा, टोटल पिकअप रहेगा उसमें भी 1 रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। 3c1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3c2, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना? क्लियर है? तो अगर ये इसका तो एक्सपेंशन आप देख लिए कैसे होता है, इसका एक्सपेंशन देखो तो पहले वाले को क्या लिखेंगे 1 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 कितना 4, 4c1 4, 4 इंटू ए क्यू बी प्लस 4c2 कितना 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4c3 कितना अगेन 4, 4 a इंटू बी टू द पावर 3 प्लस 4c4 इज 1, a टू द पावर 0 इज 1, b टू द पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो 5c0 कितना 1, 1 इंटू ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 5, 5c1 कितना 5, 5 इंटू ए टू द पावर 4 b प्लस 5c2 कितना
तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 कैसे बताया था, ऊपर वाले को 2 बार मल्टीप्लाई करना है डाउनवर्ड में और ये 2 को मल्टीप्लाई करना है टिल 1 तक। तो 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 2 10, तो 10 a टू द पावर 3 b स्क्वायर प्लस 5c3, तो 5c3 इज इक्वल टू 5c2 और 5c2 हमने कैलकुलेट किया था ना 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5c4 कितना, 5c4 इज 5 a b का पावर 4 प्लस 5c5 कितना 1 इंटू a टू द पावर 0 इज 1 इंटू 1 इंटू b टू द पावर 5 इज b टू द पावर 5। एक्सपेंशन समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो क्लियर है, तो अब हम ना इन टर्म में लेके चलते हैं इसको। ये तो हमने 5 टर्म तक देख लिया, आपको मेनली आपको यहाँ पर दिखना है कि कैसे ओपन हम कर रहे हैं, बस ये आपको ध्यान देना है। अगर ये ओपन करना आप सीख गए, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो चलो इन जनरल a प्लस बी टू द पावर n, और याद रखना ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, for n is नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर बोल दिया तो n पॉजिटिव भी हो गया ना, और n ग्रेटर देन 1 भी हो गया। समझ में आया, तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, हाँ या ना, तो बोलो ना, प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 जाएंगे। अब लास्ट टर्म क्या लिखेंगे बताइए, ncn, वेरी गुड, a टू द पावर 0 b टू द पावर n। समझ में आया, तो यहां पर आप 2 चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, 2 थिंग्स यू विल ऑब्जर्व हियर। फर्स्ट देखो, जैसे यहां पर अगर पावर 2 है, पावर, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ रहा है, एकदम सिंपली, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लग रहा है नहीं, यहां पर पावर 3 है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 4, तो हो क्या रहा है, जितना पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म आ रहा है। तो यानी कि अगर जिसका पावर 5 रहेगा उसका नंबर ऑफ टर्म कितना रहेगा 6 रहेगा। चेक करो तो 6 है क्या, 1 2 3 4 5 6 है 6। तो सिमिलरली यहां पर आप काउंट नहीं कर पाओगे, काउंट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो हम ऊपर के बेसिस पे हम जनरल टर्म का नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म हम बता सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसका कितना है n+1, वेरी गुड। यहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, ईच टर्म का पावर देखो आप, ईच टर्म का पावर देखो आप। तो चलो ये सिंपल है, ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो हम। तो बताओ फर्स्ट टर्म का पावर कितना, सेकंड टर्म का पावर कितना, नहीं 2। कैसे आप चेक कर रहे हो भाई, पावर आप कैसे देखते हो, हम सबका पावर देखेंगे ना। तो a का पावर 1, b का पावर 1, तो पावर कितना हो गया 2 हो गया। इसका पावर कितना, यानी कि जितना पावर यहां रहेगा तो ईच टर्म का भी पावर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है। चलो 3 पावर 3 है, तो इस टर्म का भी पावर 3 होना चाहिए ऊपर के बेसिस पे, हाँ या ना। चेक करो तो सब, इस टर्म का पावर 3 है। चलो पावर 4 है, देखो तो इस टर्म का पावर 4 है, हाँ या ना, गुड। नेक्स्ट देखो पावर 5 है, इस टर्म का पावर 5 है, हाँ या ना। ये कैसे हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ईच टर्म में एक बढ़ा रहे हैं तो एक घटा रहे हैं, तो दोनों का तो पावर सेम ही हो जा रहा है ना। समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली यहां पर जो आपका पावर रहेगा तो ईच टर्म का पावर क्या रहेगा, n रहेगा। ये 2 ऑब्जर्वेशन क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, कॉपी कीजिए इसको। हाँ चलो,
तो आपको ना कुछ वैल्यू याद रखना है। जैसे कौन कौन सा वैल्यू याद रखना है? नीड टू रिमेंबर सर्टेन वैल्यूज, आपको ये याद रखना है। NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद रखना है। सेकंड याद रखना है NC1 इज इक्वल टू N होता है, ठीक है। थर्ड याद रखना है NC2 इज इक्वल टू N इंटू N-1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? थर्ड हो गया। फोर्थ आपको याद रखना है NC3 इज इक्वल टू N इंटू N-1 इंटू N-2 डिवाइडेड बाई 6। और आपको फिफ्थ वाला याद रखना है NC4 इज इक्वल टू N इंटू N-1 इंटू N-2 इंटू N-3, 4 तक गया ना, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 24। समझ में आया? ये आपको याद रखना है 4-5 वैल्यू। तो एक्सप्रेशन में आप यूज करोगे तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है x प्लस रूट 2 टू द पावर 8, आपका इसका एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे? सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 8C0 x टू द पावर 8 प्लस 8C1 x टू द पावर 7 रूट 2 प्लस 8C2 बोलो x टू द पावर 6 रूट 2 टू द पावर 2, 8C3 x टू द पावर 5 रूट 2 टू द पावर 3। जो हमने बोला था कि पावर सेम होना चाहिए, आपको दिख रहा है दोनों का पावर मीन्स पावर ऑफ A एंड पावर ऑफ B को अगर आप ऐड कर रहे हो तो सेम हो रहा है पावर। सिमिलरली देखो तो यहाँ पर सेकंड टर्म कहाँ गया? हाँ ये है हमारा सेकंड टर्म, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 0 8। समझ में आ रहा है? हमारा पावर सेम हो रहा है जो। और नंबर ऑफ टर्म कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। देखो नंबर ऑफ टर्म 9 भी आएगा। आप 0 से स्टार्ट करो और 8 तक जा रहे हो तो 0 से 8 कितना नंबर होता है? 9 होता है। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो 0 1 2 3 4 8C4 x टू द पावर 4 रूट 2 टू द पावर 4 प्लस 8C5 x टू द पावर 5 सॉरी x टू द पावर 3 और 2 टू द रूट 2 टू द पावर 5 प्लस 8C6 x टू द पावर 2 रूट 2 टू द पावर 6 प्लस 8C7 x इंटू रूट 2 टू द पावर 1 की 7। कैसे कर रहा है? हमारा b बढ़ रहा है और a घट रहा है प्लस 8C8 x टू द पावर 0 रूट 2 टू द पावर 8। समझ में आया? ये कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे तो 8C0 कितना? 1। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 8 प्लस 8C1 8 इंटू रूट 2 8 रूट 2 x टू द पावर 7 प्लस 8C2 कितना? इस पे अप्लाई करो ना। देखो 8C2 तो 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 तो 28 हो जाएगा। 28 इंटू 2 56 x टू द पावर 6 प्लस 8C3 अप्लाई करो इस पे 8C3 पे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 56 आ गया। 56 आ गया। चलो तो ये हो जाएगा हमारा, कहाँ गया? 1 2 3 4 तो 56 x टू द पावर 5 इंटू 2 रूट 2। हाँ तो ये हो जाएगा 56 इंटू 2 112 रूट 2। यस सही है। अब 8C4 आ जाओ तो 8C4 कितना हो जाएगा? इस पे अप्लाई करो
तो इस पे अगर आप अप्लाई करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24, तो 6 4 जा 4 2 जा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर है? 70 और इंटू यहाँ से कितना मिलेगा 4, तो 70 इंटू 4 कितना 280 x टू द पावर 4। अब 8c5 को हम क्या लिखेंगे 8c3 लिखेंगे, और 8c3 का वैल्यू हमने निकाला था 56 था, याद आया? हाँ, तो ये हो जाएगा कितना 56 x टू द पावर 3 इंटू 4√2 प्लस, आगे बढ़े नेक्स्ट आ जाओ। 8c2 को क्या लिखें, सॉरी 8c6 को 8c2 लिखेंगे, और 8c2 का वैल्यू कितना आया था 8c2 का वैल्यू 56 नहीं था 28 था। कैसे कर रहे हो आप? अरे ये 2 इसके वजह से आया था ना। हाँ 28 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 प्लस 8c7 कितना 8, अरे 8c7 इज इक्वल टू 8c1 ना। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स इंटू 8√2 प्लस 8c8 इज 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 इज 1 इंटू 2 टू द पावर 8 इज 8। देखो ना 2 टू द पावर 2 कितना 2, समझ में आया? तो ये 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 3 कितना हो गया, नहीं ना 2 टू द पावर 4 होगा ना, तो ये 16 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन? इसको कॉपी कीजिए और 2-3 क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि हमारा जो एक्सपेंशन है वो a प्लस बी टू द पावर n है, तो इसको हम a प्लस बी टू द पावर n के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे फर्दर y प्लस माइनस 2 टू द पावर 6। देखो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और जैसा पावर रहेगा उसके हिसाब से हम ओपन करते जाएंगे। अगर पावर मतलब पावर इवन रहेगा तो पॉजिटिव्स के साथ ओपन होगा, और पावर ऑड रहेगा तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? गुड, सॉल्व कीजिए। तो चलो, तो अभी ना इसका हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं, क्योंकि हमको कितना दिखा नंबर ऑफ टर्म n+1 नंबर ऑफ टर्म आ गया था। ठीक है, तो हमको जनरल टर्म लिखने आना चाहिए। तो देखो जनरल टर्म के लिए पहले फिर से हम सेम एक्सपेंशन हम यूज करेंगे, a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n-1 b प्लस nc2 a टू द पावर n-2 b स्क्वायर डॉट 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 प्लस ncn a टू द पावर 0 b टू द पावर n। ये हमारा एक्सपेंशन हुआ। अगर हम इसको जनरल टर्म लिखेंगे तो जनरल टर्म क्या लिखेंगे, ये देखो आप, देखो सब साइन एडिशन का साइन है, तो एडिशन का साइन को अगर हम एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे समीशन। वेरी गुड। r इज इक्वल टू कहां से हमने स्टार्ट किया 0 से, कहां तक जाना है n तक जाना है। n हमारा फिक्स है। ठीक है, अब देखो ये हमारा r है, r इज इक्वल टू 0, तो NCR आ गया NCR। अब आ जाओ a टू द पावर n, ये मैक्सिमम पावर है और ये पावर रिड्यूस हो रहा है, मींस a टू द पावर n-r। ये पावर को हमको रिड्यूस करते जाना ना, और ये पावर को इंक्रीज करना है, b वाला पावर को। देखो ना b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, तो ये क्या हो गया b का पावर r। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो अब सोचो कि ये जो हमारा टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा। देखो अगर हम r का n का वैल्यू 0 रखते हैं, या n का वैल्यू 1 रखो, n का वैल्यू 1 रखो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 आ जाएगा। अब सोचो ये हमारा कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, तो यहां पर r का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, ये तो दे रहा है थर्ड टर्म, तो यहां पर तो t2 बन जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे हम यहां पर r + 1 कर देंगे हम।
समझ में आया? अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो हम r का वैल्यू 2 पुट करेंगे। क्लियर है? अगर मुझे सेवंथ टर्म चाहिए तो r का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 6, तभी तो 6 + 1 7 होगा ना। तो दिस इज द जनरल टर्म, जनरल एक्सप्रेशन फॉर r + 1th टर्म। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट क्लियर है? अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे करीब 5-6 वैरायटी का क्वेश्चंस आता है, बस ये फॉर्मूला के बेसिस पे। जैसे मैं फर्स्ट एक क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करता हूँ, फाइंड x टू द पावर 7 इन दी, या फाइंड द कोएफिशिएंट बोलो, फाइंड दी कोएफिशिएंट, अरे रुको, फाइंड दी कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन दी एक्सपेंशन ऑफ x प्लस या x + 9 टू द पावर 9 कर दो, x + 9 टू द पावर 9। ठीक है? ये बात समझ में आया कि इसका हमें एक्सपेंशन करना है, लेकिन अब यहाँ पर हमको एक्सपेंशन नहीं करना है। हम क्या करेंगे? इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म हम क्या लिखेंगे बताइए? r टू द पावर 0 टू n NC0, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है, NCR। ठीक है? NCR, x टू द पावर n - r, और n यहाँ पर हमारा 9 है, याद रखना। तो n को अब रिप्लेस कर दीजिए 9 से। ठीक है? 9 - r और 9 टू द पावर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब सोचो कि हमें x टू द पावर 7 किसकी वजह से मिल रहा होगा? इसके वजह से? इसके वजह से नहीं। ए कहाँ आप देख रहे हो? हमको कांस्टेंट की वजह से x टू द पावर 7 मिलेगा। ये 9CR की वजह से x टू द पावर 7 मिलेगा? नहीं। किसकी वजह से मिल रहा होगा? x टू द पावर 9 - r की वजह से हमको x टू द पावर 7 मिलेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका है t ऑफ r + 1th टर्म। हमेशा याद रखना, वजह खोजो कि वजह, जैसे हम यहाँ पर एक और इस पे क्वेश्चन बन जाता है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब सोचो इंडिपेंडेंट ऑफ x किसके वजह से बन रहा होगा? x के वजह से या कांस्टेंट के वजह से? x की वजह से। x का पावर 0 कर देंगे हम। x का पावर अगर हम 0 कर देंगे तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल जाएगा हमको। समझ में आया? तो इन द सेम वे अगर हमको x टू द पावर 7 चाहिए तो हम इसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में हम खोजेंगे कि x कहाँ कहाँ मिल रहा है हमको। ये तो हमको एक टर्म मिला, हम दूसरा भी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। जैसे यहाँ पर x आपका 2 जगह दिख रहा है। ठीक है? उसको भी हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो हमको क्या मिल गया? x टू द पावर 9 - r = x टू द पावर 7 होगा। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो 9 - r = 7, r = 2। r = 2 आ गया? हाँ या ना? तो r = 2 आ गया। तो r = 2 का क्या मतलब हो गया हमारा? यहाँ पर r = 2 पुट करेंगे तो हमको थर्ड टर्म मिलेगा। समझ में आया? यही यार यहाँ पे पुट करना है। तो हमको थर्ड टर्म रहेगा जिसका जो x का पावर रहेगा वो कैसा रहेगा? x टू द पावर 7 मिलेगा हमको, या थर्ड टर्म में x टू द पावर 7 रहेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका कोएफिशिएंट पुट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 = तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम? 9c2 9 टू द पावर 2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9
इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 4, 9 इंटू 9 इंटू 9 729, 729 इंटू 4 इज इक्वल टू 7 चौक 28 29 16। इज इट क्लियर टू यू कैसे मुझे फाइंड करना है कि नहीं? दिमाग समझ में आया? बताओ कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। चलो इसको कॉपी करो। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म, अब इस बार ना हमको कोफिशिएंट नहीं फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है। विच टर्म इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल। ठीक है, तो अगेन राइट द जनरल टर्म ऑफ दिस। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 0 टू 9, 9c r एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 9 माइनस आर। समझ में आया? जो भी दिया है एज इट इज लिखना है। अब यहां पर b क्या है बताओ? b -1 अपॉन, यस, -1 अपॉन 3x टू द पावर r। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x के वजह से आ रहा होगा इंडिपेंडेंट, कि कांस्टेंट के वजह से भी इंडिपेंडेंट आएगा? x के वजह से। तो हमको यहां पर देखो, इसमें भी कुछ पार्ट x है, इसमें भी कुछ पार्ट x है, तो हम x को सेपरेट पहले करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9cr x, ये लिखते हैं 1/3 टू द पावर 9 माइनस आर माइनस 1/3 टू द पावर r, और यहाँ पे लिखते हैं x टू द पावर 3 टू द पावर 9 माइनस आर इंटू 1 अपॉन x को हम लिख दें x टू द पावर -1, या तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1 टू द पावर r। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब ये दोनों हमारा बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर देंगे हम। देखो बेस सेम अभी भी नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से देखो 27 माइनस 3r इंटू एक्स टू द पावर -r। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक्स टू द पावर 27 माइनस 3r माइनस r, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब x का पावर 0 बनाना है हमको, मीन्स x का पावर 0 इक्विवेलेंट टू 27 माइनस 3r माइनस r इज इक्वल टू 0, 27 माइनस 4r इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? हाँ या ना? अब यहाँ से r का वैल्यू बताइए क्या आएगा? 27/4। बताइए 27/4 इंटीजर है या फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन है। तो हमारा टर्म आएगा कि नहीं आएगा? कुछ लगता है गड़बड़ हमने किया है क्या? आपको समझ में आया कि एक r इज इक्वल टू 27/4 आने की वजह से तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, और r कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। तो फ्रैक्शन नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। देयर इज नो टर्म। समझ में आया? इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अभी भी हमारा सस्पेंस बना हुआ है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालना है। क्लियर है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालना है ये अब सीखते हैं। इसको आप कॉपी करो, यहां पर लिख दो कि नो सच टर्म एग्जिस्ट विदाउट x। समझ में आया? मतलब कोई भी ऐसा टर्म नहीं रहेगा जिसमें x ना हो। सारे टर्म में x का आपका एक्सप्रेशन दिखेगा ही दिखेगा, या तो वो x टू द पावर 1 हो, या x टू द पावर 2 हो, या x टू द पावर 3 हो, लाइक दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पर आप इस चीज को मेंशन कर लेना कि सिंस r इज ए फ्रैक्शन देयरफॉर नो टर्म एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्लियर है? कोई दिक्कत? कॉपी कीजिए इसको। ये आपका
थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीका से आपको सॉल्व करना है। सेम तरीका क्या, इसका आपको जनरल टर्म लिखना है, जनरल टर्म लिख के आपको 6th टर्म फाइंड करना है। तो हमको आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर का वैल्यू 5 पुट करेंगे। आर का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो एक टर्म हमको मिलेगा, और वो टर्म को किससे इक्वेट करना है, 5600 से, और 5600 से हम इक्वेट करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। कैलकुलेशन काफ़ी सिंप्लीफाइड मोड में करना है, ठीक है, क्योंकि पावर आपका 5 आता रहेगा, ठीक है, वो पावर रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस करना चाहोगे तो। क्लियर है? तो आप ये जो भी हमने क्वेश्चन आपको दिया है आप एक बार प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।